हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में लेट्स कवर कंप्लीट रीनल फिजियो का वन शॉट। सबसे पहला इसमें टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। हमें पता है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है किडनी की, क्योंकि जितने भी फंक्शंस किडनी को परफॉर्म करने हैं लाइक फिल्ट्रेशन एंड ऑल, वो सब नेफ्रॉन में ही होगा। सो कितना नंबर होता है इनका पर किडनी? अराउंड 1 मिलियन 1 to 1.2 मिलियन per kidney, तो टोटल अराउंड 2 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। नेफ्रॉन के कितने टाइप्स होते हैं? एक तो किडनी को भी हमें पता है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कॉर्टिकल रीजन हो गया और एक मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं ऐसे ही, और जक्स्टा मेडुलरी, जक्स्टा मीन्स नियर मेडुला। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स 85% होते हैं, ज़्यादा होते हैं, वेराज जक्स्टा मेडुलरी कम होते हैं, अराउंड जस्ट 15%। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ये जैसे लोकेशन है तो कॉर्टेक्स में ही मेनली लोकेटेड होते हैं, मेडुला के इनर वाले पार्ट में वो इनर्वेट नहीं करते। वेराज ये जो दिख रहा है हमें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इसका लूप ऑफ हेनले ये दिख रहा है हमें काफ़ी लॉन्ग है और ये पूरे मेडुला तक एलोंगेट कर जा रहा है। तो रीनल कॉर्पस्कल, तो ग्लोमेरुलस आता है रीनल कॉर्पस्कल में, और बोमन्स कैप्सूल। तो लूप ऑफ हेनले में डिफरेंस होता है मेनली। कॉर्टिकल ये छोटे वाले हैं, इनका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है, सिर्फ कॉर्टेक्स तक है मेनली, मेडुला में थोड़ा सा रीच कर रहा है, रीचेज ओनली आउटर पोर्शन ऑफ मेडुला। जक्स्टा मेडुलरी का लॉन्ग होता है, क्योंकि जक्स्टा मीन्स क्लोज, क्लोज टू व्हाट? मेडुला, मेडुला के पास है, तो मेडुला तक इसका लूप ऑफ हेनले एलोंगेट करके आ जाएगा। अब वासा रेक्टा इसमें कम होते हैं, वेराज जक्स्टा मेडुलरी में बहुत सारे वासा रेक्टा प्रेजेंट हैं। मतलब ये जो नेफ्रॉन है इसके अराउंड काफ़ी सारी कैपिलरीज इसके पैरेलल रन करेंगी। फंक्शन, मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इसका फंक्शन है। जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन है, एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन, काउंटर करंट मैकेनिज्म में हमें पता है कि ह्यूमंस कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं यूरिन, मेनली उसमें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का रोल होता है। सो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं वो एसेंशियल है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। तो लूप ऑफ हेनले क्योंकि इनका लॉन्ग होता है और इसके अराउंड वासा रेक्टा पैरेलल कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म पॉसिबल हो पाता है। 85% कौन से हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। पर क्या इनका कोई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में रोल है? बट कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आर मोर इन नंबर बट प्ले माइनर रोल इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, बहुत ही मिनिमल सा रोल प्ले करते हैं यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन में। तो एक्चुअली इनका फंक्शन है क्या? मेनली फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन। काउंटर करंट में मेजर रोल और इनका माइनर। ठीक है, नेफ्रॉन के बेसिक पार्ट्स तो हमें पता ही है, ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और इसको समझने के लिए मेनली थिक असेंडिंग लिम्ब हमें पता होना चाहिए, TAL से इसको रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, 85% जो नेफ्रॉन्स हैं वो फिल्ट्रेशन का काम करेंगे, बट क्योंकि मेनली तो किडनी फिल्टर करती हैं, कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ जो 15 वाले हैं ये अपना काम एफिशिएंटली कर पाएंगे इतने कम होने के बावजूद भी। अब रीनल सर्कुलेशन, कार्डियक आउटपुट हमें पता है अराउंड 5 लीटर्स होता है, उसका 20 to 25% ही 1 to 1.53 लीटर एक मिनट में कार्डियक आउटपुट के, मतलब अगर एक मिनट में हार्ट 5 लीटर्स पूरी बॉडी को पंप कर रहा है ब्लड, तो किडनीज के पास कितना आएगा? अराउंड 1 to 1.3 लीटर्स हर मिनट में किडनी को ब्लड आएगा। तो कार्डियक आउटपुट का इन जनरल डिस्ट्रीब्यूशन भी फिजियोलॉजी वाइज हमें पता होना चाहिए। कोरोनरी सर्कुलेशन भी होती है, हार्ट खुद भी ब्लड यूज़ करता है 5%,
20 to 25% किडनीज पे आ गया, तो ये हो गया 30%। अब रिमेनिंग में से मैक्सिमम ब्लड चला जाएगा लिवर के पास, और बाकी 15% और 15% स्प्लिट हो जाएगा ब्रेन और मसल्स में। ऐसा क्यों है कि किडनी के पास इतना हाई अमाउंट ऑफ ब्लड जा रहा है, लाइक अराउंड लिवर? रीजन का साइज़ तो बहुत स्मॉल है। तो हाई रीनल ब्लड फ्लो, इससे क्या इंश्योर हो पाता है कि GFR 125 ml पर मिनट मेंटेन रहे और अच्छे से एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म हो पाए। रीनल ब्लड फ्लो एक्चुअली क्या होता है कि रीनल आर्टरी आती है, फिर वो अलग अलग स्प्लिट होके एफरेंट आर्टीरियोल्स बनाती है, आर्टरी से आर्टीरियोल बनते हैं। तो सबसे पहले एफरेंट है, जहाँ से जो एंटर कर रहा है वो एफरेंट, और जहाँ से ये फिर एक ग्लोमेरुलस फॉर्म करता है, और फिर ये जो निकल रहा है डक्ट ऑफ कैपिलरीज बाहर एग्जिट से इफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, देन इफरेंट आर्टीरियोल। जो इफरेंट है फर्दर स्प्लिट हो जाएगा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में, जो कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा ढंग से प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं उसके अराउंड। और अगर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है तो वासा रेक्टा ढंग से डेवलप हो चुका है, विच इज़ लाइक हेयर पिन शेप्ड, और पूरे नेफ्रॉन को ये सराउंड करके रखता है बिल्कुल नीचे तक, एंड पार्ट तक, क्योंकि लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होगा तभी तो ये पार्ट यहाँ तक आ पाएगा। ठीक है, ये PCT है, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, देन असेंडिंग लिम्ब। वो दूसरे वाले डायग्राम में ज़्यादा क्लियर दिख रहा था, राइट? जो रीनल सर्कुलेशन है, it has high blood flow with low arteriovenous difference in oxygen कंटेंट। ऑक्सीजन का कंटेंट जो आर्टरी में होगा, रीनल आर्टरी में, रीनल वेन में भी वही होता है। ऑक्सीजन का कंटेंट वेरी नहीं करता, वो ऑलमोस्ट इक्वली होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस वेसल्स होती हैं कैपिलरीज, पर यहाँ पर वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होता है। और इसमें दो तरह के कैपिलरी के एक तरह से बेड बिछे हुए हैं उसके अराउंड, तो बोल सकते हैं हम कि 2 कैपिलरी बेड्स आर इन सीरीज। जैसे ग्लोमेरुलस है, फिर उसके बाद एक और कैपिलरी का बेड शुरू हो गया। जैसे अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन है तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का नेटवर्क होगा, और अगर वो जक्स्टामेडुलरी है तो वासा रेक्टा ढंग से डेवलप्ड होगा। तो एफरेंट आर्टीरियल और इफरेंट आर्टीरियल में मेनली क्या डिफरेंस है? डायामीटर। ठीक है, जब ल्यूमन नैरो होगा तो ब्लड तेज़ फ्लो करेगा, और जब ल्यूमन वाइड होगा, डायमीटर ज़्यादा होगा, तो उस ब्लड उसमें कम प्रेशर से फ्लो करेगा। तो इस अगर मेरे को ग्लोमेरुलर स्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, फ्लूइड को रेफर कर रहा है, और प्रेशर है ये। तो बेसिकली BP को अगर मेरे को ठीक रखना है तो डायमीटर इसका वेरी करना पड़ेगा। तो एफरेंट आर्टीरियल सड़क के पहले हमारी जो आ रही है ये खुली है, तो धीरे धीरे ब्लड आएगा। अब जब बाहर निकलना है तो उसको हाई प्रेशर से निकालना है, तो टाइट रोड है, तो उसमें एकदम से फिर तेज़ स्पीड में ब्लड निकलेगा। तो इफरेंट वाले का ल्यूमन नैरो होता है। जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं और वासा रेक्टा है, उनमें ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो लो होता है। तो ये लो फ्लो वेसल्स क्यों हैं? बिकॉज दे फेवर द रीएब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस। अगर धीरे धीरे निकलेगा ब्लड, तेज़ से निकल जाएगा, तो ऐसे चेक करना पुलिस का काम है, जैसे वेरीफाई करना कि व्हीकल्स ढंग से सब रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो कोई गलत व्हीकल तो नहीं आगे जो ओवर स्पीड कर रहा था, तो वैसे ही ये चेक करना बेसिकली काम है कि कोई गलत सब्सटेंस तो नहीं आ गई जिसको वापस भेज देना चाहिए। तो अगर कोई पुलिस को धोखा देके तेज़ से निकल जाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम है।
और अगर व्हीकल्स धीरे धीरे, तभी तो बैरिकेड लगा देते हैं, तो ये बैरिकेड लगाने जैसा ही हो गया, लो प्रेशर मेंटेन करना ढंग से चेक हो पाए। और ये रीनल ब्लड फ्लो कैसे रेगुलेट होता है, यहाँ पर पुलिस तो है नहीं, तो ये ऑटो रेगुलेटेड है। ठीक है, इसका मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है 80 to 180 mmHg। जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है सिंपैथेटिक कंडीशंस में, ठीक है, जब बेसिकली फियर वाली सिचुएशन है, तो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे, जिससे उनका ल्यूमन कम हो जाएगा और ब्लड उसमें धीरे धीरे आएगा। फिर मतलब हाई प्रेशर से तो आएगा बट कम आएगा रिलेटिवली, तो रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया और GFR भी इस वजह से कम हो जाता है। जो हार्मोनल रेगुलेशन देखें तो एंजियोटेंसिन 2 ये वैसो कॉन्स्ट्रक्टर होता है। कॉन्स्ट्रक्ट किसको करता है? इफरेंट वाले आर्टीरियोल को, ताकि GFR मेंटेन हो पाए। कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड, हमें पता है कि एंडोथीलियम में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती है वो, ताकि वो रेगुलेट कर सके ल्यूमन को। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली डायलेटर है, वैसो डायलेशन का काम करता है। कहाँ का? एफरेंट आर्टीरियोल का। जो एलर्जिक रिएक्शंस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह निकलते हैं, तो उनसे रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है और एफरेंट आर्टीरियोल डायलेट हो जाएगा। प्रेशर नेट्रीयूरेसिस, अगर हाई रीनल ब्लड फ्लो है, तो अगर बीपी ज़्यादा है तो सोडियम यूरिन में आने के चांसेस, एक्सक्रीट आउट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो रीनल सर्कुलेशन को अगर हम नॉर्मल सिस्टमिक सर्कुलेशन से कंपेयर करें, कितना परसेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट बाकी सारे सिस्टम्स में टोटल कार्डियक आउटपुट का 20 to 25% आ रही है, तो हमने देख ही लिया था। ब्लड फ्लो पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू, ब्लड फ्लो काफ़ी हाई है ताकि GFR मेंटेन हो पाए। वैसे तो इन जनरल किसी भी टिश्यू की बात करें तो अराउंड 50 to 100 ml ब्लड उसमें पहुंच पाता है पर मिनट, बट किडनी जो टिश्यू है उसमें किडनी का पर 100 ग्राम लें, क्योंकि किडनी का वेट ही बहुत ही कम होता है, अराउंड 120 ग्राम्स, तो ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा ही पूरी ऑलमोस्ट किडनी होगी, तो अराउंड 500 ml पर मिनट उसके पास ब्लड आएगा, क्योंकि 500 ml एक में आ जाएगा, 500 ml दूसरी में आ गया अगर, तो टोटल 20% अराउंड 1 लीटर ऐसे ही ख़त्म हो गया है ना। आर्टीरियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया था, लो होता है। कैपिलरी बेड्स 2 होते हैं सीरीज़ में, रेजिस्टेंस इसका कम होता है, बल्कि बाकियों में रेजिस्टेंस, कैपिलरीज रेजिस्टेंस शो करती हैं। बाकी ब्लड जाता है तो वो ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है, न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है, पर यहाँ पर ब्लड का काम है फिल्ट्रेशन करवाना, सेक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, इसलिए इतना ज़्यादा है ब्लड फ्लो, इतने सारे काम करवाने हैं। तो रीनल सर्कुलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि GFR मेंटेन हो पाए, फिल्ट्रेशन के लिए मैंने बता दिया है ना, ताकि रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन ढंग से मेंटेन हो पाए, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस बैलेंस, ECF की वॉल्यूम ढंग से मेंटेन हो पाए। एसिड बेस बैलेंस में लास्ट में कराऊंगा। ये BP के रेगुलेशन में, रास मैकेनिज्म में, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो होता है। तो डायमीटर का अगर डिफरेंस देखें, एफरेंट आर्टीरियल का ज़्यादा होता है और ईफरेंट का कम होता है डायमीटर। ईफरेंट का कम है ताकि तेज़ी से ब्लड फ्लो कर सके जब एग्जिट करें। रीनल ब्लड फ्लो तो ज़्यादा होता है, बट ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन किडनी की कम है, क्योंकि किडनी में जो ब्लड फ्लो जा रहा है उसका मेन पर्पस ये नहीं है कि वो ऑक्सीजन सप्लाई करे, वो तो है ही, बट मेनली सेक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन वगैरह करवाना। और ये जो कैपिलरी बेड्स जो 2 होते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एक है, उससे पीछे ही, उसके नीचे ही वासा रेक्टा है, तो ये सीरीज में हो गया ना। अब रीनल शंट परफ्यूजन होता है ऑक्सीजन डिलीवरी, वो टिश्यू पे ऑक्सीजन डिलीवरी। रीनल शंट एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि एक्सेस परफ्यूजन को प्रिवेंट करता है। रीनल शंट देख लेते हैं होता क्या है। इट इज़ एन एनास्टोमोसिस बिटवीन एफरेंट एंड ईफरेंट आर्टीरियोल that bypasses the glomerular capillaries। तो ग्लोमेरुलस पर नहीं जाता शंट वेसल, बेसिकली जो शंट डेवलप करती हैं
वो यहाँ पर इतने पार्ट पर है, ग्लोमेरुलस पर तो जा ही नहीं रही। ये एफरेंट होगी, ये इफरेंट होगी इसके ये वाले पार्ट पे, ये शंट वेसल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका ग्लोमेरुलर कैपिलरी से लेना देना नहीं है, ये एफरेंट और इफरेंट के बीच वाले पार्ट को बोला। इतना पार्ट ये क्यों इम्पोर्टेंट है? रीनल ब्लड फ्लो के नॉर्मल लेवल को मेंटेन करना, और अगर जीएफआर को कम करना है तो ये हेल्प करता है, क्योंकि ये ब्लड फिर वो यहाँ से डाइवर्ट कर देता है, डाइवर्ट्स ब्लड फ्लो ड्यूरिंग हाई सिंपैथेटिक एक्टिविटी। बहुत ही फेयरफुल एक्टिविटी है, तो ब्लड का डाइवर्जन करेगी। और फिर बीपी, जैसे कई बार बीपी तेज़ हो जाता है और हम किसी को भागने की नीड है, फियर फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, तो एनास्टोमोसिस कनेक्शन होता है बिटवीन टू वेसल्स। इतने एनाटॉमिकल नॉलेज हमें है ना। तो अब इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन तो सबको पता ही होती है कि कॉन्सेंट्रेट कर पाती हैं किडनीज यूरिन बाय जनरेट भी करती हैं काउंटर करंट को। एक तरह का मेडिलरी इंटरस्टिशियम को हाइपर ऑस्मोलर स्टेट में रखती हैं। किडनी क्या करेंगी, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यूरिन को, जो मेडिला का इंटरस्टिशियम है उसको हाइपर ऑस्मोलर स्टेट में रखेंगी, उसकी ऑस्मोलैरिटी हाई रखेंगी। फिर ये तो जनरेट तो हो गई, ऑस्मोलैरिटी का डिफरेंस जनरेट तो हो गया, फिर ये मेंटेन करने का भी काम किडनी का ही है। तो जनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द काउंटर करंट, तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है एक तो जो लूप ऑफ हेनले में, एंड काउंटर करंट एक्सचेंजर इन वासा रेक्टा। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में मल्टीप्लायर जो है वो लूप ऑफ हेनले में होता है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर मतलब करंट को बेसिकली ऑस्मोलैरिटी को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज करना है। ये क्या करेगा, NaCl को एक्टिवली पंप करता है। तो पहले देख लेते हैं, ये जो पार्ट होता है थिक असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। थिक असेंडिंग लिम्ब में ना वहाँ पर कंटिन्यूसली NaCl को पंप किया जाता है। तो ये रही थिन असेंडिंग लिम्ब विच इज़ परमिएबल टू वाटर, बट थिक असेंडिंग लिम्ब है जो वो वाटर के परमिएबल नहीं है। वाटर की एंट्री वगैरह उसमें से ना उसमें से निकल जाएगा ना उसमें आ पाएगा, तो इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर। तो पर्पस क्या है, बेसिकली हमें मेडिला के इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करना, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे ही कॉर्टेक्स से इनर मेडिला में आए तो ऑस्मोलैरिटी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाए। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर एग्जैक्टली कैसे फंक्शन कर रहा है, तो टॉनिसिटी हाइपरटॉनिक बनाना है हमें इंटरस्टिशियम को। हाइपर मीन्स हाई, टॉनिसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह का कॉन्सेंट्रेशन है। बेसिकली जो थिक असेंडिंग लिम्ब है वहाँ पर एक्टिव NaCl रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। मतलब यहाँ पर कौन से चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो NKCC चैनल्स भी बोल सकते हैं इनको, NKCC2 चैनल्स, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल्स कहाँ प्रेजेंट है, थिक असेंडिंग लिम्ब में। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर लूप ऑफ हेनले में, तो ये क्या कर रहा है, ऑस्मोलैरिटी को डेवलप कर रहा है, बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा है, जनरेट्स ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, मेडिला में ऑस्मोलैरिटी का ही फ़र्क लेके आना। जैसे कि पहले ही ये स्टार्टिंग में 300 थी, 300 से 12 कर दी, तो ये 3 का टेबल ऐसे हो रहा है ना, 3, 6, 900 कर दी, फिर 1200 कर दी, तो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई। और ये कहाँ पर इंक्रीज़ हुई है, बेसिकली मेडुला में ही हुई है। तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेडुला वाले पार्ट लूप ऑफ हेनले में डेवलप हुआ। जो थिन लिम्ब है वाटर से परमिएबल नहीं है, वाटर से परमिएबल है, और थिक लिम्ब परमिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन जब होगा तो उसकी वजह से वाटर का कंटेंट बेसिकली उतना ही है, बट सोडियम का कंटेंट अगर कम करेंगे तो ऑस्मोलैरिटी मतलब कितने मिली ऑस्मोल पर केजी वाटर प्रेजेंट है,
तो ऑस्मोलैरिटी कब बढ़ती है? जब इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी का मतलब है, जैसे अगर किडनी वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रही है, रीअब्जॉर्ब कर रही है और यूरिन से, और वो ब्लड स्ट्रीम में वापस भेज दिया उसने वाटर को, तो यूरिन में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम वगैरह उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगी। तो इसने रीअब्जॉर्ब कर लिया, तो ये देखो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। तो NaCl इज़ पम्प्ड आउट ऑफ थिक असेंडिंग लिम्ब। थिक असेंडिंग लिम्ब NaCl का सेक्रीशन करेगी, उसको पंप आउट करेगी। सोडियम डाल रही है ये साथ ही साथ, तो इंटरस्टिशियम की टोनिसिटी बढ़ गई है। और साथ ही साथ अगर वाटर इसमें जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें से वाटर कम कर दिया जाए तो भी कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड हो जाएगा। जैसे अगर मैं ORS बना रहा हूँ तो उसमें से मैंने पानी को अगर काफ़ी ज़्यादा निकाल लिया, उससे पानी को छान लिया और जो इलेक्ट्रोलाइट्स बचे थे उसमें कम पानी है अब, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या है, ज़्यादा है। तो एक्टिवली NaCl को रीअब्जॉर्ब किया गया थिक असेंडिंग लिम्ब में, और जो थिक डिसेंडिंग लिम्ब था वहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर लिया गया। 2 स्टेप्स हो रहे हैं। एक तो सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन, NaCl जो मतलब निकाल रहे थे यूरिन के थ्रू, उसको वापस रख लिया, जिसकी वजह से अब NaCl वापस आ गया और वाटर को भी रीअब्जॉर्ब कर लिया है। तो पहले कॉर्टेक्स में 300 हुई ऑस्मोलैरिटी, फिर आउटर मेडुला में 600, इनर मेडुला में 1200। तो जैसे मेडुला की तरफ जाते हैं तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ती रहती है। सो थिक असेंडिंग लिम्ब में NKCC2 चैनल्स हैं, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड। ये चैनल्स हैं बेसिकली सोडियम और क्लोराइड दोनों का सिक्रीशन करा इन्होंने। 2 क्लोराइड, तो तभी तो 2 क्लोराइड, सोडियम का भी बाहर निकाल दिया, पोटेशियम को भी, और 2 क्लोराइड को। ROM के चैनल्स भी हैं जो कि सिर्फ पोटेशियम को निकालेंगे। सोडियम पोटेशियम ATPase पंप भी है जो कि हमें पता है ऑलरेडी, 3 सोडियम को और 2 पोटेशियम को, 3 सोडियम को निकालेगा, बदले में 2 पोटेशियम अंदर आ जाएंगे। थिक असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर, वाटर की एंट्री को वो प्रिवेंट करता है। तो इससे क्या होगा, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा बिना पानी के ही। तो कंटिन्यूस फ्लो जब है और रिपीटेड ये ग्रेडियंट का डेवलप होना है, तो ग्रेडियंट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑस्मोलैरिटी में into 4 हो गया अलॉन्ग द लेंथ ऑफ लूप। मतलब हेनले जो लूप ऑफ हेनले है वहाँ पर मेडुला में जैसे जैसे जाते हैं तो वो इंक्रीज़ कर जाती है ऑस्मोलैरिटी। सो काउंटर करंट मल्टीप्लायर ने ग्रेडियंट डिफरेंस डेवलप किया। अब ये काउंटर करंट ग्रेडियंट को सेव करने का काम कौन करता है? काउंटर करंट एक्सचेंजर। काउंटर करंट एक्सचेंजर बेसिकली वासा रेक्टा है कि वासा रेक्टा लूप ऑफ हेनले, जैसे ये बेसिकली फ्लो का ऑपोजिट हो जाना हो गया। जो लूप ऑफ हेनले है उसके ऑपोजिट रन कर रही है, सो इट रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले इन मेडुला। जो बेसिकली रीअब्जॉर्ब किया गया NaCl था और यूरिया भी रीअब्जॉर्ब कर लिया गया था, वो गया कहाँ एग्जैक्टली? हमने कह तो दिया इजीली कि रीअब्जॉर्ब कर लिया NaCl और यूरिया, वो जाता कहाँ है? उसको पिक कर ली थी बेसिकली, जो उसके साथ ही उसको हेल्प करने के लिए उसके साथ में ही वासा रेक्टा रन कर रही होती है। जैसे NaCl निकलता जा रहा है तो वासा रेक्टा उसे पिक कर लेती है, वासा रेक्टा में अब आ गया ये NaCl, और ये NaCl रीअब्जॉर्ब का मतलब ब्लड में वापस डाल देना। तो मतलब इस सर्कुलेशन को इसने वापस कर दिया। किसने वापस किया? वासा रेक्टा ने। निकाला किसने था? तो अभी तो काउंटर करंट जनरेशन इसने किया था और ये मेंटेन करने का काम कर रहा है। तो NaCl अब ब्लड नॉर्मल सर्कुलेशन में चला जाएगा विदाउट वॉशिंग अवे द मेडुलरी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मेंटेन रहेगा।
तो एक्सचेंज का टाइम ज़्यादा हो पाता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ब्लड फ्लो इसमें स्लो होता है। तो इफरेंट आर्टीरियल जो निकाल रही है, ठीक है, सबसे पहले कॉर्टेक्स में 300 थी ऑस्मोलैरिटी, ये इनर मेडुला की तरफ आते आते 600 हो गई। जो डिसेंडिंग लिम्ब था वो वाटर को परमिएबल है, तो मतलब वाटर को लूज कर सकता है। डिसेंडिंग लिम्ब पहले पहले जो स्टार्टिंग वाला है उसने वाटर को लूज कर दिया ऑस्मोसिस से, उसकी ऑस्मोलैरिटी तो काफ़ी कम थी। मतलब ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अंदर जो पानी एक्स्ट्रा है वो बाहर चला जाएगा। और ही साथ साथ ये परमिएबल है, मतलब और सब्सटेंसेस की एंट्री को भी ये अलाउ करेगा। तो वहाँ पर जो NaCl निकाला गया था और यूरिया निकाला गया था वो डिसेंडिंग लिम्ब में आ जाता है। तो असेंडिंग लिम्ब में ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, तो ब्लड में से NaCl निकल रहा है और यूरिया भी निकल रहा है, बट वाटर की एंट्री हो रही है। सो ब्लड इज लीविंग वासा रेक्टा विद सेम ऑस्मोलैरिटी। हो क्या रहा है कि बाहर निकलते निकलते ऑस्मोलैरिटी पहले यहाँ पे 303, यहाँ पे 303, यहाँ पर ये 1200 हो गई, 300 से 300 यहाँ है, ठीक है। तो ब्लड जितनी ऑस्मोलैरिटी से गया उतनी ही ऑस्मोलैरिटी से निकल जाता है, सिर्फ मेडुला में वो इंक्रीज हो रही है ऑस्मोलैरिटी। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ब्लड लीव्स द वासा रेक्टा विद ऑलमोस्ट सेम ऑस्मोलैरिटी एज एंटर्ड। तो मेडुला का ग्रेडियंट, मतलब मेडुला में तो डिफरेंस है ही, वरना अगर यहाँ पर भी 1200 से निकलता तो मेडुला में डिफरेंस ना होता। सो काउंटर करंट एक्सचेंजर इज वासा रेक्टा, जो कि मेंटेन करती है डिफरेंस को। अगर यहाँ पर भी 300 होता तो प्रॉब्लम हो जाती, तो डिफरेंस तो रहता ही नहीं ना, यहाँ पर 1200 है और 300 ऊपर हो जाता है। तो क्यों हो रहा है ये, ताकि NaCl और यूरिया और वाटर इनका एक्सचेंज पॉसिबल हो पाए और रीअब्जॉर्प्शन ईजिली हो सके। काउंटर करंट मल्टीप्लायर का क्या फंक्शन था कि ये NaCl का रीअब्जॉर्प्शन करवाना है थिक असेंडिंग लिम्ब में और थिक डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाना है। तो इस दोनों तरीक़ों से पॉसिबल हो रहा है सोडियम क्लोराइड और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। सो इंटरस्टिशियल ऑस्मोलैरिटी 300 से 1200 हो गई, बट काउंटर करंट एक्सचेंजर ने मेडुलरी ग्रेडियंट को प्रिजर्व रखा। सो मेडुलरी ग्रेडियंट इतना लार्ज क्यों है, 4 टाइम्स डिफर कर रहे हैं ना, ताकि ADH हार्मोन ढंग से काम कर पाए और यूरिया भी निकल रहा है साथ ही साथ। तो यूरिया रिसाइकलिंग का प्रोसेस है जो इनर मेडुला में से है, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनर मेडुला की हाइपरटोनिसिटी को। मेडुला के अंदर वाले पार्ट में 1200 थी। तो मेडुला और लूप ऑफ हेनले में अगर डैमेज होता है तो कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी भी ख़राब हो जाती है, कम हो जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक, TGF। हमें पता ऑलरेडी कि एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है और एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी में क्यों होते हैं कि बेसिकली कोई भी डेविएशन है नॉर्मल चीज़ से उसको वापस लाने के लिए। तो वैसे ही ग्लोमेरुलर, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है GFR में कोई भी डेविएशन आए वो सेंस कर लेता है ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक सिस्टम। तो एक इंट्रिंसिक बॉडी का खुद का मैकेनिज्म है इन विच जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस में कोई भी चेंजेस आते हैं वो सेंस कर लेता है GFR में चेंज को, और ऑटोनॉमिक खुद ही एडजस्टमेंट पॉसिबल हो पाती है। कैसे कि बेसिकली आर्टीरियोलर टोन, उसकी डायमीटर को चेंज करके। तो यहाँ पर जो DCT है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल पार्ट है, वहाँ पर मैक्यूला डेंसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैक्यूला डेंसा सेल्स बेसिकली डायग्राम से हमें दिख रहा है कि मैक्यूला डेंसा सेल्स जो हैं वो एफरेंट आर्टीरियोल के पास में होते हैं। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस ये रहा एफरेंट आर्टीरियोल, ये रही एफरेंट आर्टीरियोल ग्लोमेरुलस, ये रहे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स JG सेल्स। JG सेल्स का फंक्शन क्या होता है, सेक्रीशन ऑफ द हार्मोन रेनिन, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस के बाहर मेसेंजियल सेल्स भी होते हैं।
तो DCT यहाँ पर मैक्यूला डेंसा सेल्स लोकेटेड है। तो होता क्या है, जो मैक्यूला डेंसा सेल्स होते हैं ना, तो ये NaCl की कॉन्सेंट्रेशन को देखते रहते हैं। NaCl की कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी गड़बड़ी हुई, तो जैसे मैंने पुलिस और वो चालान वाला एग्जांपल बताया था, तो मैक्यूला डेंसा सेल्स भी ना वैसा ही कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर। और NaCl की कॉन्सेंट्रेशन को हम कार की स्पीड मान सकते हैं, तो उसको मेंटेन करना है, इसको मैक्यूला डेंसा को। तो अगर इसने सेंस कर लिया, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। जैसे पुलिस ने अगर रोक लिया तो वो चालान तो काटेंगे ही। तो ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल मीडिएटर्स का रिलीज़ करवाएंगे, और वो केमिकल्स एफरेंट वाले आर्टीरियोल पे एक्ट करके और जेजी सेल्स पे एक्ट करके GFR को चेंज करेंगे, ऑल्टर करेंगे। अगर डिक्रीज़ हुआ तो नॉर्मल ले आएंगे, और इंक्रीज़ हुआ तो फिर से वापस कम कर देंगे। तो ये कैसा फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अगर ज़्यादा होता है तो वो कम भी कर दिया है ना। तो GFR के चेंजेस आर सेंस्ड अर्ली एट मैक्यूला डेंसा बिफोर दे अपीयर इन द यूरिन। तो मैक्यूला डेंसा खुद ही चेक कर लेते ना, अगर GFR वरना यूरिन में कोई ना कोई चेंज आएगा, जैसे उसकी ऑस्मोलैरिटी कलर वगैरह में, तो उसने चेंज होने नहीं दिया। GFR को कांस्टेंट तभी मेंटेन रख पाते हैं ये फीडबैक उसके एक्टिवेशंस, एंड a wide range of arterial pressures are kept constant because of this। और ये काफ़ी ऐसा नहीं है कि डिले हो जाए, अगर ये चेंज को सेंस करता है, कुछ ही सेकंड्स में ये काम करना स्टार्ट कर देता है। तो हो क्या रहा है, अगर GFR कम हुआ है तो मतलब मैक्यूला डेंसा सेल्स ने देखा कि NaCl का कॉन्सेंट्रेशन उसके पास कम जा रही है, जो मैक्यूला डेंसा सेल्स थे DCT में, ठीक है। उसने देखा कि NaCl यहाँ पर मेरे पास कम आ रहा है, मतलब कि ज़रूर GFR कम हो गया होगा। तो GFR को अगर नॉर्मल करना है तो ये चाहेगा कि एफरेंट आर्टीरियोल के पास ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाए, तो उसका वैसो डायलेशन करवा देगा। तो डायलेशन से क्या होगा, अब ज़्यादा ब्लड आएगा। और इफरेंट आर्टीरियल का क्या करा देगा, ये कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा। ये डायलेट कर दिया, ब्लड ज़्यादा आ गया, इफरेंट का कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, तो मतलब ल्यूमेन नैरो हो गया। अब BP यहाँ का फास्ट हो जाएगा। तो एफरेंट को डायलेट करवा दिया और इफरेंट को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा दिया। और साथ ही साथ जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो अब रेनिन का सेक्रीशन करेंगे, और साथ ही साथ क्या रिलीज़ होगा, एंजियोटेंसिन 2। तो ये फ्लो चार्ट से देखते हैं। इफ़ GFR इज़ डिक्रीज्ड, तो मैक्यूला डेंसा ने देख लिया कि NaCl का कॉन्सेंट्रेशन लो है, लो NaCl एट मैक्यूला डेंसा। तो सिग्नल कैसे गए कि ATP अब कम रिलीज़ हुए थे, तो इनहिबिटरी सिग्नल है, इसने अभी इनहिबिट करवाएगा बेसिकली वो जो प्रेशर में इंक्रीज़ करने वाला सिस्टम है उस वो अब काम करेगा, और डिक्रीज़ वाले सिस्टम को ये इनहिबिट करेगा। तो सेंस हो चुका है कि बेसिकली GFR डिक्रीज़ हो रहा है। मेन पर्पस क्या है कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो डिक्रीज है ऑलरेडी GFR, उसको भी इनहिबिट करती है, तो उसको रोक देना। तो इनहिबिटरी सिग्नल कैसा है कि ATP कम बन रहा है, ATP का रिलीज़ कम हो रहा है। सो लो ATP रिलीज़, इट इज़ काइंड ऑफ अ सिग्नल कि अब एफरेंट आर्टीरियल का डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा और उसको डायलेट करवाना पड़ेगा। डायलेशन कैसे होता है मैंने ऑलरेडी बताया था बायोकेमिस्ट्री में भी, कि नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो एलर्जिक रिएक्शन वगैरह में भी होते हैं वो रिलीज़ करवाएगा, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड ने डायलेशन करवा दिया, बेसिकली एंडोथीलियम जो लेयर है उसको एक्सपैंड कर दिया। और साथ ही साथ जेजी सेल्स भी, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस है जो पूरा, उसमें से जेजी सेल्स जो हैं वो रेनिन का सेक्रीशन अब कर देंगे। और क्या रिलीज़ होगा, एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ठीक है। जो जेजी सेल्स थे वो क्या है,
रेनिन, तो ये वैसो कंस्ट्रक्शन वाला काम हो गया अभी। अब क्या करवाना है, इफ्रेंट का वैसो कंस्ट्रक्शन करवाना है। एफ्रेंट का डायलेशन करवा दिया हमने ऑलरेडी इनके रिलीज से। अब रेनिन के रिलीज से वैसो कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो एंजियोटेंसिन 2 भी साथ में रिलीज होगा। जेजी सेल्स रेनिन भी सिक्रीट करेंगे, जिससे कि इफ्रेंट वाले आर्टीरियल का, ये वाले का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ताकि वहाँ पर बीपी बढ़ जाए, एग्जिट कर, हाई प्रेशर से ब्लड एग्जिट करे और जीएफआर फिर से नॉर्मल हो जाए। तो ब्लड ज़्यादा एग्जिट करे इसलिए बढ़वा दिए यहाँ का एक साइड का, और ब्लड तेज़ स्पीड से प्रेशर बढ़वा दिया ताकि फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो पाए। तो लो NaCl, लो ATP थे, नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन करवाया, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन करवाया, रेनिन और एंजियोटेंसिन ने इफ्रेंट कंस्ट्रक्शन करवाया और जीएफआर नॉर्मल हो गया। तो अब देखते हैं कि अगर जीएफआर इंक्रीज हुआ हो तो क्या होगा। तो मतलब मैक्युलर एडेंसा अब सेंस करेंगे वैसे ही सिमिलर कि अब NaCl ज़्यादा आ रहे हैं। अब ज़्यादा आ रहे हैं तो हाई ATP का रिलीज़ हो रहा है, तो एडिनोसिन का रिलीज़ हो रहा है। तो एडिनोसिन रिलीज़ के बाद एफ्रेंट आर्टीरियल को, अब इसमें ऑपोजिट है बिल्कुल, एफ्रेंट को कंस्ट्रक्ट करवाना पड़ेगा ताकि ब्लड फ्लो जो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है उसको कम कर सकें, और इफ्रेंट को डायलेट करना पड़ेगा ताकि ब्लड अब थोड़े कम प्रेशर से निकले और जीएफआर अब कम हो जाए, मतलब बैक टू नॉर्मल आ जाए। तो जेजी सेल्स अब रेनिन का सिक्रीशन नहीं करेंगे और रिलीज़ क्या होगा, एडिनोसिन। सो हाई NaCl मैक्युलर एडेंसा, एफ्रेंट का अब कंस्ट्रक्शन करवाना है, रेनिन और एंजियोटेंसिन 2 के रिलीज़ को रोकना है, जिससे कि इफ्रेंट आर्टीरियल का डायलेशन हो जाए और जीएफआर नॉर्मल हो जाए। ATP और एडिनोसिन को इंक्रीज करवाना। सो लो NaCl, तो डायलेशन एफ्रेंट का और रेनिन का रिलीज़। हाई NaCl तो एफ्रेंट का कंस्ट्रक्शन और इफ्रेंट का रिलैक्सेशन, और लो रेनिन रिलीज़। तो ट्रिक एक याद रख सकते हैं, फ्लैट फीडबैक रेगुलेशन है, जो लूप है वहाँ पर मीडिएटेड है, एफ्रेंट आर्टीरियल इन्वॉल्व है, और टॉनिसिटी को कंट्रोल करना। वैसे इसकी कोई ऐसा नीड नहीं है, जस्ट इन केस बता दिया। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस में बेसिकली होता क्या क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है at the vascular pole of the glomerulus that helps in regulation of GFR and systemic blood pressure। GFR को तो के अलावा रेनिन जो है वो सिस्टमिक बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, रेनिन हमें ऑलरेडी पता है। तो रेनिन बाकी भी जगहों के बीपी को कंट्रोल कर रहा है। इसमें मैक्युलर डेंसा सेल्स हमने देख ली ऑलरेडी, हैं क्या ये एग्जैक्टली, मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल्स में कुछ मॉडिफिकेशंस होती है DCT के। कहाँ पर हैं ये, जहाँ पर DCT और थिक असेंडिंग लूप, ठीक है, ये DCT है, यहाँ पर मैक्युलर डेंसा सेल्स हैं, और ये हैं कहाँ पर, जहाँ पे DCT और थिक असेंडिंग लूप का जंक्शन है, जो थिक असेंडिंग लूप जहाँ मीट कर रही है। तो ये एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स भी होते हैं। तो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, इनको लैसिस सेल्स भी बोलते हैं, मैक्युलर सेल्स और जेजी सेल्स के बीच में होते हैं, और ये मैकेनिकल सपोर्ट काम प्रोवाइड करने का फंक्शन इनका है, साथ ही साथ सिग्नल वगैरह ट्रांसमिट करते हैं। जेजी सेल्स काफ़ी फेमस जो हमें बताइए ऑलरेडी, ये स्मूथ मसल का मॉडिफिकेशन होते हैं। मैक्युलर डेंसा एपिथेलियल सेल्स का मॉडिफिकेशन है, और जेजी सेल्स स्मूथ मसल सेल्स का मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स है। जेजी सेल्स की लोकेशन क्या है, एफ्रेंट आर्टीरियल में होते हैं जेजी सेल्स। ये याद रखना कि जो जेजी सेल्स हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, जो रेनिन सेक्रीट करते हैं, ये जो एफ्रेंट वाली आर्टीरियल है ना, ये उसके साइड में ही लगे हुए हैं, उसके अंदर भी होते हैं। तो वॉल ऑफ एफ्रेंट आर्टीरियल में भी ये लगे होते हैं, और रेनिन का सिक्रीशन है। तो ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक तो हमने देख ही लिया, जीएफआर को मेंटेन करना, रेनिन के रिलीज़ को मॉडरेट करता है पूरा ये सिस्टम, और रास मैकेनिज़्म
रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम का एक्टिवेशन, बीपी और ईसीएफ की वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम का मेंटेन करना, रीनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करना। तो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, पहले मैक्यूला डेंसा सेल्स देखे, ये डीसीडी की वॉल में होते हैं और थिक असेंडिंग लूप और डीसीडी के जंक्शन पर हैं। ये एनएसीएल को सेंस करते हैं, है ना, ये तो पूरा फंक्शन हमने देख लिया था। जेजी सेल्स रेनिन का सिक्रीशन एफरेंट आर्टीरियल के वॉल में होते हैं। ट्यूनिका मीडिया जो सेंटर वाली लेयर होती है ना, वेसल्स, एक ट्यूनिका, एक्सटर्ना, इंटिमा, मीडिया, ये सब लेयर्स होती हैं, है ना। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स मैक्यूला डेंसा और जेजी सेल्स के बीच में है। मैक्यूला और जेजी के बीच में स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना और सिग्नल एक से दूसरे में लेके जाना इनका फंक्शन है। अब रेनिन पे आ जाते हैं हम। ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक तो हमने देख ही लिया कि जीएफआर को मेंटेन करना है। हाई एनएसीएल अगर मैक्यूला डेंसा पे तो एडिनोसिन एटीपी रिलीज़ होगा और एफ्रेंट का कॉन्स्ट्रक्शन होगा। लो एनएसीएल मैक्यूला डेंसा सेंस करेंगे तो जो डायलेटरी सब्सटेंसेस हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड, जिससे एफ्रेंट आर्टीरियल का डायलेशन करा के जीएफआर को बढ़ाएंगे। तो रेनिन बेसिकली इसका सिक्रीशन कब प्रमोट होता है और कब इनहिबिट होता है ये देख लेते हैं। और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, रास मैकेनिज्म, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे अभी हम। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द रिलीज ऑफ रेनिन। जेजी सेल से रिलीज हो रहा है ना। अच्छा, एक तो डबल एन वाला रेनिन होता है, वो तो जीआईटी में है। ये NIN वाला रेनिन है, ठीक है। तो अगर लो NaCl है मैक्यूला डेंसा सेल्स पर, तो मतलब कम है अगर GFR, तो तब रेनिन का सिक्रीशन होता है, हमें पता है। तो रीनल परफ्यूजन कैसी है, मतलब किडनी में ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन डिलीवरी वगैरह किडनी टिश्यू में कम है। तो एफरेंट आर्टीरियोल को स्ट्रेच किया जाएगा। तो स्ट्रेच करने से क्या होगा बेसिकली, अब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी हाई है, जैसे बीटा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। स्ट्रेस है, हेमरेज वाली कंडीशन है, तो उस सिंपैथेटिक एक्टिविटी में भी हमें हेमरेज है, ब्लड लॉस भी अगर हो रहा है, जैसे हेमरेजिक शॉक वगैरह होता है ना जो अकम्पनीड बाय द ब्लड लॉस, तो हमें प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एफरेंट आर्टीरियोल को स्ट्रेच करवाना है। उसके बेसिकली उसका क्या करवा रहे हैं हम, कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहे हैं टू लोअर द जीएफआर, उसका डायलेशन करवा रहे हैं टू इंक्रीज द जीएफआर। तो इनहिबिट कब होता है रेनिन का रिलीज, कब नहीं होता, जब ऑलरेडी NaCl की डिलीवरी है हाई, मतलब GFR हाई है और रीनल परफ्यूजन भी हाई है एंड हाई स्ट्रेच फील हो रहा है। अगर कम परफ्यूजन है तो एफरेंट आर्टीरियल को क्या कोई स्ट्रेच फील होगा, नहीं। उसमें तो ईजिली वो कम अगर खून जा रहा है तो वो ईजिली चला जाएगा। तो एंजियोटेंसिन 2 और रेनिन एक साथ रिलीज़ होते हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 के भी रिलीज़ पर रेनिन खुद ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो रेनिन खुद ही कहेगा एंजियोटेंसिन 2 को कि तू भी मत रिलीज़ हो, मैं भी नहीं रिलीज़ हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को GFR हाई लग रहा है। ANP, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, इट इज़ सेक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ एट्रिया, है ना। तो वो भी अब इनहिबिट हो जाएगा क्योंकि डायलेशन करवा रहा था वो भी। प्रोस्टाग्लैंडिन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी रिलीज़ नहीं हो पाएंगे जब रेनिन को रिलीज़ होना है। तो रास मैकेनिज्म देख लेते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। कि मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम का वन शॉट डाला था, उसमें मैंने बताया था कि लंग्स बेसिकली वहाँ पर नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है उसका, कि एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करना बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। तो ये वाला स्टेप तो हमें ऑलरेडी पता है। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि मैक्यूला डेंसा पर NaCl कम आया, मतलब GFR कम है, रीनल परफ्यूजन भी कम है।
ठीक है, ब्लड की डिलीवरी कम हो रही है ऑक्सीजन वगैरह की। और सिंपैथेटिक एक्टिविटी, fearful सिचुएशन है, अगर हाई सिंपैथेटिक एक्टिविटी है तो तब क्या होगा, जेजी सेल्स रेनिन का रिलीज कर देंगे। या तो ऐसा है कि कम ब्लड जा रहा है या फिर बीपी को बढ़ाने की नीड है सिंपैथेटिक एक्टिविटी में, तब रेनिन जेजी सेल्स से रिलीज हो जाता है। अगर रेनिन रिलीज हो गया तो रेनिन के रिलीज के बाद क्या होगा, लिवर के अंदर जो एंजियोटेंसिन है, ठीक है, लिवर के पास एंजियोटेंसिन है ऑलरेडी, और एंजियोटेंसिन 1 कहाँ पर वो वहाँ पर रेनिन जाएगा तो एंजियोटेंसिन ओजन है, ओजन मींस इनएक्टिव फॉर्म। तो लिवर में जो इनएक्टिव फॉर्म में एंजियोटेंसिन था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम नाम है ना, तो लिवर में एंजियोटेंसिन ओजन था, इनएक्टिव फॉर्म है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 में तो कन्वर्ट हो जाता है बाय रेनिन। जेजी सेल्स ने जो रेनिन का रिलीज़ किया वो लिवर के अंदर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन को एक्टिव फॉर्म में लेके आएगा, बट ये भी अभी फाइनल फॉर्म नहीं है, इसको एंजियोटेंसिन 2 में हमें कन्वर्ट करवाना है, तो ये लंग्स कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो अब एंजियोटेंसिन 2 का क्या करवाता है, जो एंडोक्राइन वाला डिटेल वाली सीरीज़ थी उसमें मैंने बताया था एंजियोटेंसिन 2 के बाद एल्डोस्टेरॉन का रिलीज़ होता है। एल्डोस्टेरॉन एड्रीनल ग्लैंड जो है, सुप्रारीनल ग्लैंड, उसके कॉर्टेक्स का हार्मोन है। तो एल्डोस्टेरॉन एस्केप वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है ना, तो अगर आपको समझना है तो डिटेल में डू वॉच दैट वीडियो। तो एल्डोस्टेरॉन एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकल गया। एल्डोस्टेरॉन क्या करवाता है, बेसिकली सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। और क्या करवाता है, जीएफआर जो कम था पहले, अब उसको जीएफआर को बढ़वाना है, तो क्या करवाएगा, ईसीएफ बढ़वाएगा और बीपी इंक्रीज़ करवाएगा। बीपी इंक्रीज़ करेगा तो ऑटोमेटिकली जितना वो ब्लड फ्लो कर रहे हैं एफरेंट आर्टीरियोल में, उसका डायमीटर तो वाइट करा ही दिया है, ज़्यादा ब्लड आएगा वो ज़्यादा प्रेशर से आएगा तो ज़्यादा ही हो जाएगा जीएफआर। पोटेशियम H+ का एक्सक्रीशन करवा देता है, और सोडियम वाटर, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बेसिकली, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक एंजियोटेंसिन 2 दे देता है, रेनिन का रिलीज तब हो जाता है। मतलब अगर सेंस हुआ कुछ ऐसा कि ये सब कम है, सोडियम और वाटर मतलब अगर कम है तो ये रीएब्जॉर्ब करवा देगा, और कम सेंस हुए तो ये फिर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, फिर से ये पूरी साइकिल होगी। तो ये तब एक्टिवेट हो जाएगा जब सोडियम लेवल वगैरह ये सब में ड्रॉप आता है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो उससे पहले एक निमोनिक देख लेते हैं। जो जेजी अपैरेटस है जीएफआर को एडजस्ट करता है और रेनिन के रिलीज के लिए स्टिमुलस जब लो लेवल्स होंगे, लो किसके लेवल्स, NaCl के, और लो परफ्यूजन होगा। इनहिबिटर्स फॉर एंजियोटेंसिन AAP, ये LLS, S फॉर सिंपैथेटिक सिस्टम, P फॉर हाई परफ्यूजन। एंजियोटेंसिन 2 को भी, एंजियोटेंसिन 2 बेसिकली इनहिबिट करेगा रेनिन के रिलीज को। एटिल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड भी इनहिबिट करेगा रेनिन को। एडिनोसिन हाई ATP विल ऑल्सो इनहिबिट रेनिन का सिक्रीशन। जेजी अपैरेटस में मैक्युला डेंसा, जेजी सेल्स, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, स्मूथ मसल की मॉडिफिकेशन है, और ये एफरेंट आर्टीरियल में जेजी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैक्युला डेंसा सेल्स NaCl को तो सेंस कर लेते हैं, बट प्रेशर का उन्हें डायरेक्टली पता नहीं लगता। लो NaCl और लो परफ्यूजन, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, रेनिन का सिक्रीशन। एंजियोटेंसिन 2 कॉन्स्ट्रिक्ट करके इफरेंट आर्टीरियोल्स, एंजियोटेंसिन 2 इफरेंट आर्टीरियोल में कॉन्स्ट्रिक्ट करके बीपी बढ़ा देता है और जीएफआर को नॉर्मल पे ले आता है और एफरेंट का
डायलेशन हो जाता है। अब फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो फिल्ट्रेशन के लिए बैरियर बेसिकली किसके बीच में है बैरियर? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और बोमेन्स कैप्सूल के बीच में है, जिससे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो पाती है। प्लाज्मा में अल्ट्रा लेवल पर फिल्ट्रेशन होती है। 99.9% सब्सटेंसेस आर फिल्टर्ड और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन निकलता है, हमें पता है। तो सेल्स हैं और लार्ज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, उनकी एंट्री क्यों ब्लॉक होती है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं अब। तो 3 लेयर्स हैं बेसिकली फिल्ट्रेशन बैरियर में। जो एंडोथीलियम है उसमें फेनेस्ट्रेशंस का मतलब वो तो थोड़े गैप्स वगैरह, पोर्स प्रेजेंट है, तो उस गैप के थ्रू फिल्ट्रेशन वगैरह पॉसिबल है। उसमें एक छन्नी सीव की तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। अब नीचे क्या है इसके? ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। जो एपिथेलियम है उसमें फेनेस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर सब्सटेंसेस आ सकते हैं, और बेसमेंट मेम्ब्रेन है देन। अब फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये जो स्पेस है, यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल यहाँ से स्टार्ट होगा, तो बोमेन्स स्पेस है। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से निकल रहे होते हैं कुछ सेल्स। ये ग्रीन वाले सेल्स कौन से हैं? दीज आर पोडोसाइट, फुट लाइक प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो आउटर लेयर, विस्करल लेयर में पोडोसाइट्स। तो 3 लेयर्स कौन कौन सी? एंडोथीलियम विद फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम, तो मतलब जो कैपिलरी का एंडोथीलियम है विद गैप्स है। तो फेनेस्ट्रेशन कितने, साइज ऑफ फेनेस्ट्रेशन गैप कितना है? 70 to 100 नैनोमीटर का है। विद द डायफ्राम्स अलाउज वाटर एंड स्मॉल सॉल्यूट्स टू पास, तो इस जगह से, इस स्पेस से बेसिकली वाटर भी पास कर सकता है, थोड़े थोड़े स्मॉल सॉल्यूट्स भी पास कर सकते हैं, बट इतना साइज़ नहीं होता, ये इतना इनफ नहीं है कि कोई सेल पास कर जाए। तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये थिक है, ठीक है, डेंस जेल लाइक है, और इसका साइज़ इतना है, तो थिक है ना। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हमें पता ही है, कोलाजन, लैमिनिन, हेपेरिन सल्फेट हमें पता ही है कि क्या होता है। कार्ब केमिस्ट्री का जो 1 शॉट मैंने अपलोड करा था उसमें से आपने देखा होगा। तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, प्रोटियोग्लाइकन्स, प्रोटीन और ग्लाइकेटेड प्रोटीन्स बेसिकली ग्लू, तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है, नेगेटिव चार्ज इज देयर इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, इस फैक्ट को याद रखना, इससे एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। तो विसरल एपिथेलियल लेयर में पोडोसाइट्स, फुट लाइक प्रोसेसेस होते हैं, और फुट प्रोसेस आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन स्लिट्स एंड ब्रिज्ड बाय द स्प्लिट डायफ्राम, ठीक है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं। तो एंडोथीलियम ने क्या किया? सेल्स की एंट्री को प्रिवेंट किया। बेसमेंट मेम्ब्रेन ने प्रिवेंट किया कि चार्ज के बेसिस पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन में चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोटीन्स भी ना जनरली नेगेटिवली चार्ज ही होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन वगैरह है ना। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो ये भी मेम्ब्रेन अगर नेगेटिवली चार्ज होगी तो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स को ये रिपेल करेगी। तो अगर प्रोटीन्स का साइज़ कम भी है, यहाँ तक पहुँच गए हैं बाय एनी चांस, तो प्रोटीन यूरिया को प्रिवेंट करना है हमें। कैसे करेंगे? प्रोटीन के बारे में ये पता होना चाहिए कि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी नेगेटिवली चार्ज कर देंगे तो प्रोटीन्स को वो रिपेल करेगा। बाय चांस वो अगर फिल्टर होकर आ गए हैं तो रिपेल करेगा, तो वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब स्प्लिट डायफ्राम, ये फाइनल सिलेक्टिव बैरियर है, और कोई भी लेयर में डैमेज तो मतलब प्रोटीन अब यूरिन में आ जाएगा, या फिर ब्लड भी आ सकता है, हेमेटूरिया भी पॉसिबल। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? इट इज़ सिलेक्टिव इन नेचर और साइज़ के बेसिस पे, मतलब फेनेस्ट्रे के पोर के साइज़ से छोटी कोई भी चीज़ होगी तो वो पहुंच जाएगी। फिर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन वहाँ पर फिल्टर करेगी, और स्लिट डायफ्राम्स हैं। सेल्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स वो तो सीधा सीधा ऐसे ही प्रिवेंट हो गए साइज़ के बेसिस पर, ऐसे ही वो निकल गए। जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, उनका साइज़ किससे ज़्यादा होता है? ये जो एंडोथीलियम है, कि ज़्यादातर प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, पर कई बार एल्ब्यूमिन का क्या होता है कि ये पहुंच जाता है
बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, उसको आने से कैसे रोकेंगे? साइज के बेसिस पर तो रोक नहीं पाए, तो चार्ज का सेपरेशन हमने, ये स्ट्रैटेजी बॉडी ने अपना ली कि नेगेटिव चार्ज है बेसमेंट मेम्ब्रेन और हेपारिन सल्फेट की प्रेजेंस की वजह से नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, तो इसलिए ये रिपेल कर जाता है एंड इट इज़ मोर रिस्ट्रिक्टेड देन न्यूट्रल प्रोटीन टू प्रिवेंट albuminuria, presence of albumin in blood। अब थर्ड, शेप के बेसिस पर भी सिलेक्टिविटी है कि जो कोई भी लार्ज स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन्स वगैरह। तो सिलेक्टिविटी जैसे कि साइज़ इतना होना चाहिए, बेसिकली 0.4 अगर नैनोमीटर तक है, 0.4 to 0.8 नैनोमीटर तक है, देन इट्स फाइन। इतना वैसे अप्रॉक्स साइज याद रखने की कोई नीड नहीं है। चार्ज के बेसिस पर ये पता होना चाहिए नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है हेपारिन सल्फेट और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से, और एल्ब्यूमिन रिपेल हो रहा है। तो वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, स्मॉल पेप्टाइड्स, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स इजीली पास कर जाते हैं, सेल्स पास नहीं करते, प्रोटीन्स पास नहीं करते, और हेपारिन पास नहीं करता क्योंकि इसमें हाईली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, अगर प्रोटीन्स यूरिन में आ रहे हैं तो मतलब कोई नेफ्रोपैथी है, ये बायोकेमिस्ट्री से हमें ऑलरेडी पता है। अगर चार्ज जो एल्ब्यूमिन यूरिया आ रहा है तो मतलब चार्ज, एल्ब्यूमिन चार्ज के बेसिस पे फिल्टर हो जाता है, तो चार्ज में प्रॉब्लम आ रही है, किडनी डिजीज़ है। स्लिट डायफ्राम हो रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स आएंगे यूरिन में। हेमेचूरिया, जब एंडोथीलियम ही डैमेज हो जाए और आरबीसीज तक ही आ जाए, ब्लड रेड कलर का यूरिन आए, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। तो ये पूरी समरी है। सो इस वीडियो में नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द GFR। तो बेसिकली ना किडनी में ब्लड को फिल्टर करने के लिए दो फोर्सेस होती हैं, स्टार्लिंग फोर्सेस। एक जो फोर्स है जो फिल्टर करवा रही है, सो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस 55 mm HGA एंड इट फेवर्स फिल्ट्रेशन। ऑल्दो कुछ ऐसी भी फोर्सेस हैं जो फिल्ट्रेशन को रुकवाती हैं, जैसे बोमन्स स्पेस में जो प्रेशर है, बोमन्स स्पेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये -mmHg है, तो मतलब ये अपोज कर रहा है फिल्ट्रेशन को। और प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स है, प्लाज्मा कोलॉइडल ऑन्कोटिक प्रेशर, जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन वगैरह है ना, ये सब ब्लड कोलाइडर ऑस्मोटिक प्रेशर या प्लाज्मा कोलाइडर ऑस्मोटिक प्रेशर, जो प्लाज्मा आ रहा है उसका भी खुद का कुछ प्रेशर होगा, तो वो क्यों फिल्टर करवाना चाहेगा, तो वो फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा। तो ये जो हम एग्जैक्टली अब करेंगे क्या, जो अपोज कर रहे हैं फैक्टर्स और जो प्रमोट कर रहा है, जो ग्लोमेरुलस जिसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है, इनका नेट निकालेंगे। तो ठीक है, बोमन स्पेस का जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो ना तो लाइक फेवर में ही कर रहा है फिल्ट्रेशन के, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपोज कर रहे हैं, तो इसको ज़ीरो कंसिडर करके चलते हैं। तो नेट क्या आ रहा है, इनको ऐड करके भी 45, अगर माइनस भी करते 55 में से, तो 10 mmHg का गेन आ रहा है, तो मतलब नेट क्या होगा, GFR फिल्ट्रेशन होगी अब मतलब। तो एंजियोटेंसिन हार्मोन का क्या रोल है, तो एंजियोटेंसिन 2 बेसिकली कंट्रोल कर रहा है किडनी में प्रेशर, तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाएगा ये इफरेंट आर्टेरियोल की GFR को मेंटेन करने के लिए। तो ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक में जो हमने ऑलरेडी देख लिया। तो एंजियोटेंसिन 2 के और क्या इफेक्ट है, तो GFR अगर ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ है, हाई लेवल्स हैं, तो इफरेंट और एफरेंट दोनों का कॉन्स्ट्रक्शन इसने करवा दिया ताकि GFR कम हो जाए। और ये एल्डोस्टेरॉन के रिलीज़ को भी प्रमोट करता है। एल्डोस्टेरॉन सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा लेता है, जिसकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन बढ़ गया है, तो BP अब नॉर्मल हो सके ताकि बॉडी में।
तो ऑटो रेगुलेशन GFR का कैसे हो रहा है? ये मसल्स से मतलब आर्टेरियोल के डायमीटर पे बेस्ड है, क्योंकि ट्यूनिका मीडिया जो लेयर है मस्कुलर, इट इज़ मायोएपिथेलियम है ना, तो एफरेंट आर्टेरियोल कंस्ट्रक्ट करता है जब बीपी इंक्रीज़ हुआ, और डायलेट कर जाता है अगर कम है बीपी। तो ये फीडबैक हमें ऑलरेडी पता है। तो सिंपैथेटिक इफेक्ट्स, नॉरएपिनेफ्रिन क्या करवा रहा है? नॉरएपिनेफ्रिन एफरेंट का कॉन्स्ट्रक्शन करवा रहा है और ईफरेंट में कंस्ट्रक्शन तो करा रहा है, बट एज कम्पेयर टू एफरेंट कम है कंस्ट्रक्शन ईफरेंट की नॉरएपिनेफ्रिन के थ्रू। तो कंस्ट्रक्शन से रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और GFR भी कम हो जाएगा। तो इसी में सिंपैथेटिक सिस्टम में हमें पता है रेनिन का भी रिलीज प्रमोट होता है। तो एंजियोटेंसिन के इफेक्ट तो देख लिया। तो GFR जब कम हो रहा है तो कौन सी कंडीशंस हैं? शॉक में कम होता है, हेमरेजिक शॉक में, हार्ट फेलियर, क्योंकि ढंग से रीनल ब्लड फ्लो 20-25% कार्डियक आउटपुट का ही होता है, तो हार्ट का कार्डियक आउटपुट ही अगर कम है तो GFR भी कम होगा। लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, लिवर सिरोसिस, सीवियर डिहाइड्रेशन, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, मतलब जो रीनल आर्टरी स्टार्टिंग से जो ब्लड लेके आ रही है उसके आर्टीरियोल्स का फर्दर डिवीजन है। रीनल आर्टरी में ही ना कोई या तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, वो नैरो हो जाए ऑलरेडी, या एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, उसका प्लेक वगैरह वहाँ पर जमा हो जाए, उस कंडीशन में GFR भी कम हो जाएगा। GFR इंक्रीज़ कब होता है? इससे अगर इंक्रीज GFR, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरथायरॉयडिज्म, और प्रेगनेंसी में भी GFR बढ़ाना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि फीटस को भी प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है ना। तो GFR को ड्रग्स कौन कौन सी अफेक्ट करती हैं, ये सब उनकी लिस्ट है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम के इनहिबिटर जो लंग्स में होती है ना, डायूरेसिस वाली कराने वाली ड्रग्स, डायूरेटिक्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, आर्ब्स। तो फैक्टर्स जो कि इंक्रीज करवा रहे हैं GFR और डिक्रीज करवा रहे हैं, और उनके पीछे का मैकेनिज्म देखते हैं। जब एफरेंट आर्टेरियोल डायलेट करता है तो GFR बढ़ता है, और कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो GFR घटता है। एफरेंट आर्टेरियोल के कॉन्स्ट्रिक्शन से GFR इंक्रीज होगा और डायलेशन से डिक्रीज होगा। जो ग्लोमेरुलो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है GFR को इंक्रीज करवा रहा है, और GFR कम होगा जब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है। तो डायरेक्ट अफेक्ट होगा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पर, NFP। तो फैक्टर्स अपोजिंग फिल्ट्रेशन वो है बोमेन्स स्पेस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्लाज्मा वाला तो अपोज कर ही रहा था। तो जब ये ज़्यादा है तो GFR कम होगा, बल्कि ये फैक्टर्स अपोज करने वाले कम है तो वो नेट ये ज़्यादा आ जाएगा और बढ़ जाएगा GFR। नाइट्रिक ऑक्साइड डायलेशन करवाता है तो बढ़वाता है GFR, हमें पता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी यही कर रहे थे है ना, वेराज एंजियोटेंसिन और ANP ये भी इंक्रीज करवा रहे थे GFR को। सिंपैथेटिक कंडीशंस में GFR कम हो जाता है क्योंकि एफरेंट कंस्ट्रक्शन होता है एफरेंट आर्टेरियोल का। और जो एंजियोटेंसिन और ANP है इनके पीछे का क्या लॉजिक है कि एफरेंट आर्टेरियोल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, एंजियोटेंसिन में तो एंजियोटेंसिन 2 एफरेंट का कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, और या फिर दोनों का ही कंस्ट्रक्शन करवाता है अगर हाई है बहुत ज़्यादा GFR। तो ANP एफरेंट को डायलेट और एफरेंट को डायलेट, दोनों का डायलेशन ANP करवाता है। तो ANP क्या करवाएगा, इंक्रीज
सो एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम इनहिबिटर डिक्रीज कर देंगे यहाँ पर हमने लिखा था ना। तो नेक्स्ट यही हो गए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो GFR नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पर डिपेंड करता है, ऑटो रेगुलेशन है, ये सब काफ़ी क्लिनिकल कंडीशंस ऑल्टर कर देती हैं GFR को। नेफ्रॉन का हमें पता है सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब करवाने का काम होता है, और वो कुछ स्पीड पे होता है, वो स्पीड फिक्स्ड है, वो रेट फिक्स्ड है, मतलब कितने टाइम में ही इतने सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब करेंगे। और एक पॉइंट आएगा कि एक नेफ्रॉन भी थक जाएगा, वो भी सैचुरेट हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेट एट विच अ सब्सटेंस कैन बी रीएब्जॉर्ब्ड बाय नेफ्रॉन व्हेन ट्रांसपोर्टर्स आर कम्प्लीटली सैचुरेटेड। तो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम के अलावा अगर उसके ऊपर जाना है, रीएब्जॉर्प्शन उसके फर्दर नहीं हो सकता, तो एक्सेस हो जाएगा ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम से, एक्सेस सब्सटेंसेस का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। अगर कुछ बहुत ज़्यादा तो वो यूरिन में निकलने लग जाता है। जैसे कि अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है तो वो ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा, तो वो एक्सेस यूरिन में निकलेगा। देखिए वाई प्रेडिक्टेड रीनल थ्रेशोल्ड इज़ लोअर देन एक्चुअल रीनल थ्रेशोल्ड 180 मिलीग्राम पर DL, जो किडनी का थ्रेशोल्ड है। तो कुछ रीएब्जॉर्प्शन PCT में हो रहा है बिफोर कि फ्लूइड कहाँ चला जाए, साइट वेयर द मेजरमेंट इज मेड। मतलब PCT में भी थोड़ा सा रीएब्जॉर्प्शन होता है और फिर बाकी जगहों पर होगा। सो प्रेजेंस ऑफ बैक लीक, मतलब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि ट्यूबुलर फ्लूइड में वापस चले जाते हैं, तो रीएब्जॉर्ब वो नहीं होंगे। तो प्लाज्मा के लेवल्स में ये एक तरह से लिमिट है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है रीनल थ्रेशोल्ड, इसलिए इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी लिखे। तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली, जब बेसिकली हम लैब में फ्लूइड का सैंपल देते हैं रीएब्जॉर्ब वगैरह किया, अगर उस फ्लूइड को मेजर किया जाए तो उसमें से ढंग से पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि पहले से ही PCT में थोड़ा बहुत रीएब्जॉर्प्शन हो चुका होता है। तो कैलकुलेशन इस वजह से ये एरर आ रहा है ना कि प्रेडिक्ट की हुई ज़्यादा आनी चाहिए पर होती इतनी नहीं है। और भी क्या होता है कि किडनी में ना कुछ सब्सटेंसेस ब्लैक लीक कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूरिन में वो सब्सटेंस निकल जाएंगे। क्योंकि ट्यूबुलर फ्लूइड किसको कहते हैं, जो ट्यूब्यूल से फ्लूइड निकला यूरिन को रेफर कर रहा है ये। तो यूरिन में निकल जाते हैं कुछ सब्सटेंसेस, मतलब रीअब्जॉर्ब होने की जगह बैक लीक, मतलब यूरिन में चले गए। हमने रीअब्जॉर्ब तो कराया था बट वो निकल गए। और मेथड पे भी डिपेंड करता है कि किस मेथड से हमने प्लाज्मा को ये मेजर किया है। और क्या है रीजंस, तो रीनल थ्रेशोल्ड हमें पता है क्या ही होता है, उससे पहले एक बार डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन एक सब्सटेंस की एट विच इट अपीयर्स इन यूरिन। तो ग्लूकोज का जैसे मैंने बोला 180 मिलीग्राम्स पर DL है, तो इससे ज़्यादा होगा तो वो यूरिन में आने लग जाएगा। थ्रेशोल्ड होता है मतलब मैक्सिमम, अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो वो सब्सटेंस अच्छे से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो यूरिन में आ जाएगा। से अमीनो एसिड का वेरिएबल है, यूरिक एसिड का अराउंड 6 to 8 mg पर DL और बाइकार्बोनेट्स का 24 मिलीग्राम पर इक्विवेलेंट पर लीटर्स। रीनल स्प्ले का कॉन्सेप्ट समझते हैं अब हम कि क्यों प्रेडिक्टेड वैल्यू इज लेस दैन एक्चुअल थ्रेशोल्ड। मतलब हमने प्रेडिक्ट तो किया जाता है कि ग्लूकोज की जैसे अराउंड 300 होगी, पर आती कितनी है ये 180 mg पर DL। तो यूरिन में जो सब्सटेंस आता है वो ग्रेजुअली अपेयर करता है, ऐसा नहीं होता कि एक साथ ही कोई पूरा सब्सटेंस आ जाए, धीरे धीरे जैसे यूरिनेट करेंगे तो वो आता रहेगा। तो नेफ्रॉन्स की ना हेट्रोजेनिसिटी होती है, हर एक नेफ्रॉन हेट्रो मीन्स डिफरेंट,
हर एक नेफ्रॉन की डिफरेंस होता है और उसके सैचुरेशन में डिफरेंट होता है, उसमें ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अलग होते हैं। तो ये ग्राफ बेसिकली क्या डिपेक्ट कर रहा है कि अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन यूरिन, जैसे एक्सक्रीशन ऑफ सब्सटेंस है एक साइड पर और वो प्लाज्मा में कितना है। और हमें पता है कि नेफ्रॉन्स अलग अलग टाइप के होते हैं, उसकी वजह से ही डिफरेंस होता है, जैसे कि कॉर्टिकल होते हैं, कुछ जक्स्टामेडुलरी होते हैं, तो सारे नेफ्रॉन्स में डिफरेंस है और सबकी यूरिन को रीएब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी डिफरेंट है। एंड ग्रेजुअल सैचुरेशन ऑफ ट्रांसपोर्टर्स का क्या मतलब है, जैसे कोई नेफ्रॉन जैसे बहुत छोटा है लाइक कॉर्टिकल, तो उसके ट्रांसपोर्टर्स भी उसके अंदर वो कम होंगे। और अगर कोई सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है जो ब्लड आ रहा है उसमें, तो ट्रांसपोर्टर्स जो रीअब्जॉर्ब करते हैं सब्सटेंस को वो ढंग से नहीं कर पाएंगे, वो पहले ही थक जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे, उनका एंड पॉइंट आ जाएगा। बल्कि स्ट्रॉन्ग नेफ्रॉन्स है वो इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं जिनमें ट्रांसपोर्टर्स अगर ज़्यादा हैं। तो नीचे ग्राफ में क्या एक्स एक्सिस पर क्या दिया हुआ है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन सब्सटेंस का, तो ब्लड में सब्सटेंस कितना है, और ऊपर दिया हुआ है कि वो यूरिन में कितना निकल रहा है। ठीक है, ये लो टू हाई और बीच में थ्रेशोल्ड गिवन है। तो 0 पे लिखा हुआ मतलब किडनी में ये अभी तक यहाँ पर सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और ये लाइन में जब जैसे ही थ्रेशोल्ड आता है तो ये ऊपर की तरफ कर्व आना शुरू हो रहा है। तो मतलब अब सब्सटेंस का मतलब अब यूरिन में रिलीज स्टार्ट हो चुका है। एकदम से ऐसा नहीं होता कि ये शार्प इंक्रीज हो जाए, ये सिग्मॉइड टाइप है ना, धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, फिर एक लिमिट आ रही है। तो इसी को ही धीरे धीरे होता है, ये सिग्मॉइड में होता है, एकदम से लीनियर नहीं आता, तो इसी को स्प्ले बोलते हैं, स्प्ले रीजन। तो इससे पता चलता है कि यूरिन में सब्सटेंस निकलना धीरे धीरे स्टार्ट होता है, फिर ये इंक्रीज करता रहता है। तो कुछ नेफ्रॉन्स तो पहले ही वो अपना सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा उनका, बट कुछ नेफ्रॉन्स का सैचुरेशन पॉइंट लेट आएगा, इसकी वजह से ये डिले होता है। तो ये कर्व है बेसिकली प्रेडिक्टेड और एक्चुअल थ्रेशोल्ड के बीच में। तो हेटेरोजेनेसिटी का मतलब है कि सारे नेफ्रॉन्स की सेम क्या नहीं होती, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम की कितना एब्जॉर्ब कर पाता है एक सब्सटेंस को, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी इन टाइम भी इसमें कंसीडर हो रहा है ना, इन यूनिट्स पर मिनट। तो सम नेफ्रॉन सैचुरेट अर्ली, उनका क्या होता है, टीएम कम होता है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, और वो जल्दी ही सब्सटेंस को एक्सीड करना शुरू कर देते हैं। कुछ का हायर होता है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, वो रीअब्जॉर्ब करते रहते हैं अंटिल प्लाज्मा लीक हायर देन प्लाज्मा लीक, मतलब यूरिन में जब तक आने न लग जाए वो जितना हो सके अपना बेस्ट देते हैं। तो लो टीएम वाले नेफ्रॉन्स है वो अर्ली सैचुरेट करेंगे और एक्सीड करेंगे जल्दी। मीडियम ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम वाले थोड़ा टाइम लगाएंगे, और इनका हाई सैचुरेशन पॉइंट है जिनका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हाई है, तो वो लेट एक्सक्रीट करेंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं सैचुरेशन ऑफ ट्रांसपोर्टर्स पर। तो प्लाज्मा में किसी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर्स वो जल्दी जल्दी ऑक्यूपाई हो जाते हैं। ये वाला पॉइंट बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन चल रही है, ये ट्रांसपोर्टर्स वाला। जब तक ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम नहीं पहुंचता तब तक तो रीअब्जॉर्प्शन होगा ही, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम से ज़्यादा हो गया तो मतलब यूरिन में आ जाएगा वो सब्सटेंस। तो ग्राफ को देखते हैं, इसमें एक्सेसिस पर प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन दी हुई, ब्लड में कितना वो सब्सटेंस प्रेजेंट है, और ऊपर वाले वाई एक्सिस पर क्या दिया हुआ है कि किडनी कितना रीअब्जॉर्ब कर पा रही है उस सब्सटेंस को। तो पहले वाला ये जो लो वाला फेज़ है, यहाँ पर जितने भी फिल्टर सब्सटेंस है वो इजीली रीअब्जॉर्ब हो पाएंगे, फिर धीरे धीरे कर्व इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो मतलब प्लाज्मा में जो कॉन्सेंट्रेशन थी ट्रांसपोर्टर्स की वो पहले तो कम थी, अब ट्रांसपोर्टर्स अब धीरे धीरे ऑक्यूपाई होने लगेंगे और किडनी सब कुछ रीअब्जॉर्ब कर लेगी। अब रीअब्जॉर्ब करने की किडनी की लिमिट होती है, तो लिमिट रीच करके तो ये ऊपर ऊपर जाता रहेगा।
और धीरे धीरे एक फेज आएगा कि ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन व्हेन ट्रांसपोर्टर्स आर फुली सैचुरेटेड। रीनल थ्रेशोल्ड कि यूरिन में अपीयर कब करेगा, उस लिमिट के बाद। प्रेडिक्टेड एक्चुअल से ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि बैक लीक हो जाता है कुछ सब्सटेंसेस का, कुछ का पीसीटी में हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन, मतलब सैंपल लेने से पहले ही एरर्स आ जाते हैं कई बार इंस्ट्रूमेंट्स में, और इंडिविजुअल वेरिएशन हेट्रोजेनेसिटी ऑफ नेफ्रॉन्स। स्प्ले कि यूरिन में जो सब्सटेंस अपीयर करेगा वो ग्रेजुअली होगा। डिफरेंट नेफ्रॉन्स हैं डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, कुछ अर्ली होंगे कुछ लेट होंगे सैचुरेट। ट्रांसपोर्टर्स धीरे धीरे ऑक्यूपाई होते हैं और फिर रीअब्जॉर्प्शन की लिमिट पहुंच जाए, रीअब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम तक होगा। अब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन दो टाइप का होता है, एक तो ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव। तो किडनी जो ब्लड से वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है, ऑब्लिगेटरी का मतलब कि उसकी ऑब्लिगेशन है, ऐसा उसको करना ही है। तो ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले में होता है। तो जो बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन नॉर्मली होना ही है, तो मतलब इसमें कोई एडीएच का रोल आएगा क्या? नहीं, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एडीएच। रीअब्जॉर्प्शन अगर एडीएच के प्रेजेंस में हो तो वो फैकल्टेटिव। एडीएच रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करवा रहा है, तो ये फैसिलिटी एक तरह से उसको गाइड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, फैकल्टेटिव है इसलिए। तो एडीएच मीडिएटेड है, ये कहाँ पर होता है? इसकी भी स्पेसिफिक साइट है, लेट डीसीटी में, कलेक्टिंग डक्ट्स में, और मेड्यूलरी और कॉर्टिकल दोनों वाले कलेक्टिंग डक्ट में। एडीएच पे डिपेंडेंसी ऑब्लिगेट बाय डिफ़ॉल्ट जो रीअब्जॉर्प्शन होना था उसमें एडीएच कहाँ आता है? एडीएच तो स्पेसिफिक कंडीशंस में ही होता है, तो एडीएच डिपेंडेंट फैकल्टेटिव है। अब कैपेसिटी कि 65 to 70% ऑफ द वाटर इज फिल्टर्ड नॉर्मली, और एडीएच तो नीड पे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, लाइक 20% और मोर डिपेंडिंग ऑन कितना लेवल है एडीएच का। तो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटिव रीअब्जॉर्प्शन, वेरियस ये एडीएच रेगुलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूटिव ऐसा कि नॉर्मली होना ही है। फिजियोलॉजिकल रोल है कि ईसीएफ की वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसकी ढंग से वॉल्यूम मेंटेन होनी चाहिए ना, वाटर उसमें प्लाज्मा में वाटर का कंटेंट ढंग से मेंटेन होना चाहिए, और सॉल्यूट्स का बैलेंस होना चाहिए। तो बट एडीएच क्यों करता है? एडीएच कब करवाता है रीअब्जॉर्प्शन? ताकि यूरिन को कॉन्सेंट्रेट किया जा सके, एक्सेस वाटर को वो भेज देता है, डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, तभी तो एंटी डायूरेटिक नाम है। और बॉडी वाटर के कंटेंट को भी रेगुलेट करना। एडीएच की अगर डेफिशिएंसी है किसी इंडिविजुअल में, या फिर एडीएच एक्सेस में प्रेजेंट है, तो नॉर्मल उसका रीअब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं होता। वेराज जो फैकल्टेटिव है, एडीएच मीडिएटेड है, वो डेफिशिएंसी के केस में डिक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली, और एक्सेस है तो इंक्रीज हो जाएगी रीअब्जॉर्प्शन। एडीएच इज बेसिकली व्हाट? वैसोप्रेसिन, वेसल को प्रेस करने वाला। तो एडीएच इज वैसोप्रेसिन। एडीएच का रिलीज कहाँ से होता है? जो पिट्यूटरी का पोस्टीरियर वाला लोब है वहाँ से। तो ये कब होता है? जब सेंस किया जाए कि प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, या फिर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा तो मतलब वाटर कम है, तो या फिर वॉल्यूम कम है, तो इससे भी पता लग जाएगा कि वाटर को ऐड कर देते हैं ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए। तो और डायूरेसिस को, अगर वाटर ब्लड में कम है या ऑस्मोलर है ब्लड, तो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करनी है, तो यूरिन से क्यों निकलने देंगे? तो डायूरेसिस को प्रिवेंट किया जाएगा। तो एडीएच विल एक्ट ऑन द वीटो रिसेप्टर्स ऑफ द प्रिंसिपल सेल्स इन द लेट डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स पे जो सेल्स हैं प्रिंसिपल सेल्स, वहाँ पर एडीएच एक्ट करके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा लेगा। तो वाटर की परमिएबिलिटी को बेसिकली ये इंक्रीज़ कर रहा है एपिथेलियम में, और रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर रहा है। एडीएच अगर एब्सेंट है तो कलेक्टिंग डक्ट्स जो हो जाएंगे वो उनकी परमिएबिलिटी वाटर की वो चली जाएगी, और डाइल्यूट यूरिन होगा, पॉलीयूरिया होगा, और डायूरेसिस होगा।
एक्वापोरिन 2 क्या होते हैं बेसिकली, जो प्रिंसिपल सेल्स हैं, प्रिंसिपल सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, लीड, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में। तो एक्वापोरिन 2 एक वाटर चैनल्स है बेसिकली, इन पे बायोकेमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है। इन द एपाइकल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है ना, एक एपेक्स वाली एपाइकल, एक बेसल मेम्ब्रेन होती है। तो एपेक्स वाली मेम्ब्रेन पर कुछ चैनल्स प्रेजेंट हैं प्रिंसिपल सेल्स के मेम्ब्रेन पर। वो क्या चैनल्स का क्या रोल है, तो डायूरेसिस को प्रिवेंट करना और वाटर को सेव करना। तो एडीएच सेल्स के V2 रिसेप्टर्स को टारगेट करेगा। तो V2 रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद उस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो साइक्लिक AMP है उसका लेवल इंक्रीज़ कर देगा। अब साइक्लिक AMP का लेवल बढ़ चुका है, तो इंक्रीज साइक्लिक AMP लेवल की वजह से जो PKA है प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन हो जाएगा। क्योंकि प्रोटीन काइनेज के एक्टिवेशन से फर्दर क्या होता है कि बेसिकली ना सेल्स के अंदर कुछ वेसिकल्स हैं, AQP2 वेसिकल्स हैं। तो सेल्स की जो वेसिकल्स हैं उनमें AQP2 चैनल्स हैं। सो AQP2 चैनल्स जो वेसिकल्स में प्रेजेंट थे, PKA की एक्टिवेशन की वजह से वो कहाँ इंसर्ट हो जाते हैं, एपाइकल मेम्ब्रेन में। और एपाइकल मेम्ब्रेन में हमें पता है कि AQP2 एक्वापोरिन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक्वापोरिन चैनल्स का अभी हम इंसर्शन देख रहे हैं कि कैसे वो एपाइकल मेम्ब्रेन में लोकेट हुए। तो सबसे पहले डीएच ने V2 रिसेप्टर्स को टारगेट किया, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP का लेवल बढ़ा, PKA का एक्टिवेशन हुआ और फिर ये एक्वापोरिन चैनल्स एपाइकल मेम्ब्रेन पर इंसर्ट हो गए। और अब साथ ही साथ क्या हो रहा है, तो ये जो एक्वापोरिन चैनल्स एक्टिवेट हो गए, मतलब ल्यूमन में अभी इंसर्ट हो चुके हैं, तो वाटर का ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो वाटर मूव्स फ्रॉम ट्यूबुलर ल्यूमन इनटू द सेल वाया एक्वापोरिन, देन एग्जिट्स बेसोलेटरल। तो एपाइकल मेम्ब्रेन हो गई, एपेक्स हो गया बेस से। अब बेस से अब यहाँ पर बेस पर क्या प्रेजेंट है, एक्वापोरिन AQP3 और AQP4। तो सेल के अंदर से अब एपेक्स वाली साइड के दूसरी वाली जो ऑपोजिट बेस वाली साइड है, वहाँ सर इन चैनल्स के थ्रू वाटर बाहर निकल रहा है। तो अब वाटर अब का क्या होगा, बेसिकली इंटरस्टिशियम जो टिश्यू फ्लूइड होता है ना, इंटरस्टिशियम इज व्हाट, टिश्यू वाला फ्लूइड। इंटरस्टिशियम में अब चला जाता है वो वाटर सेल से निकल के, और फिर जो वैसा रेक्टा है, कैपिलरीज हैं, उनमें एब्जॉर्ब हो जाता है। और एब्जॉर्ब होने के बाद वासा रेक्टा ने अगर वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तो वो ब्लड में वापस चला गया। अब ADH के एब्सेंस में एक्वापोरिन रिमूव हो जाते हैं, मतलब मेम्ब्रेन पर लगे नहीं रहते। ADH ही स्टिक करवा रहा है एक्वापोरिन चैनल्स को एपाइकल मेम्ब्रेन पर। और नहीं है तो एंडोसाइटोसिस हो जाएगा, वो मेम्ब्रेन से हट जाएंगे और वाटर की परमिएबिलिटी वासा रेक्टा तक जाने की और रीअब्सॉर्ब होने की कम हो जाएगी। तो इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो ये रही बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, एक साइड है एपाइकल मेम्ब्रेन। तो एक्वापोरिन चैनल्स के थ्रू वैसे तो वाटर सेल में डायरेक्ट एंटर नहीं कर पाता, पर प्रिंसिपल सेल में एक्वापोरिन रिसेप्टर के थ्रू एंटर करेगा। और यहाँ पर दूसरी वाली साइड पे ये 3 और 4 वाले चैनल्स है। तो वाटर का यहाँ रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और इंटरस्टिशियम वासा रेक्टा से रीअब्जॉर्प्शन। तो ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन ADH के बिना भी हो जाता है और फैकल्टेटिव में ADH रिक्वायर्ड है। अगर ADH कम होगा तो एक्वापोरिन का रिमूवल होगा, लो वाटर रीअब्जॉर्प्शन। और यूरिन, अगर वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं है तो वो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब डाईयूरेसिस हो जाएगा, एक्सेस रिमूवल ऑफ वाटर इन यूरिन। तो एपाइकल वाटर चैनल्स रेगुलेटेड बाय ADH, 3 और 4 बेसोलेटरल चैनल्स हैं
ना, तो ये ऑब्लिगेटरी फैकल्टेटिव में तो ईजी है डिफरेंस। अब ऑस्मोटिक डायूरेसिस क्या होता है? मतलब डायूरेसिस मतलब यूरिन का ज़्यादा निकलना। तो ऑस्मोटिक डायूरेसिस इज इंक्रीज्ड यूरिन फ्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन रीएब्जॉर्बेबल, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाए, वो ट्यूबुलर फ्लूइड जब यूरिन बन रहा है उसके साथ ऐसे सब्सटेंसेस आते हैं जो रीएब्जॉर्बेबल नहीं है, मतलब वेस्ट है। अब वो सब्सटेंसेस जो वेस्ट है ना, वो यूरिन में तो आ रहे हैं, साथ ही साथ वो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को भी प्रिवेंट कर रहे हैं। इनका रोल, खुद तो निकल ही रहे हैं पर इनका वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में भी रोल होता है। ये वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। जिससे अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसके लिए हमें पता है कि जैसे डायबिटीज़ में पॉलीडिप्सिया होता है, एंड पॉलीडिप्सिया इज ड्यू टू व्हाट? पॉलीयूरिया, क्योंकि उसके बाद सिग्नल जाता है। ये डायबिटीज़ वाली वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था, है ना। तो ये किस वजह से हो सकता है डायूरेसिस ज़्यादा, किस कंडीशन में? तो कैसी कैसी कंडीशंस? अल्कोहल इंटेक भी ऐसे कंडीशन है जिसमें डायूरेसिस होता है। रेडियोग्राफी, यूरिया अगर ज़्यादा है तो एक्सेस यूरिया तो वो निकलेगा ही, उसके लिए वाटर को ज़्यादा डालना पड़ेगा ताकि यूरिन की भी थोड़ी बहुत ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। मैनिटोल थेरेपी, रेडियोग्राफिक थेरेपी, कई बार इनमें भी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसकी वजह से डायूरेसिस होने लग जाता है। लैक्ट्यूलोज जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉन रीअब्जॉर्बेबल सॉल्यूट है, तो वेस्ट प्रोडक्ट है तो निकल जाएगा। तो नॉन रीअब्जॉर्बेबल सॉल्यूट है जैसे ग्लूकोज या मैनिटोल, वो ट्यूबुलर ल्यूमन में रहेगा और ट्यूबुलर फ्लूइड जो यूरिन जिस फ्लूइड से बनेगा उसकी ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देगा। अब ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, इसका इफेक्ट क्या है इसका? उस सब्सटेंस के प्रेजेंस होने से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट ये है कि रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। कहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन? लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में जो रीअब्जॉर्प्शन होनी थी वो कम हो गई। ठीक है, तो नॉन रीअब्जॉर्बेबल सॉल्यूट जैसे ग्लूकोज ज़्यादा है तो वो फिल्टर हो गया है ना, क्योंकि साइज़ कम होता है। तो पीसीटी में आ गया, अब वो ल्यूमन में रहेगा। अब जो ट्यूबुलर फ्लूइड बना है इसने उस सब्सटेंस ने जैसे ग्लूकोज ने उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ा दी। अब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में होना था वो इस वजह से ही कम हो पाएगा, इसकी प्रेजेंस की वजह से, एक्सेस ग्लूकोज की वजह से। तो वाटर एक्सेस यूरिन में निकल जाएगा, सो डाइल्यूट यूरिन पास होगा। सो नॉन रीअब्जॉर्बेबल सॉल्यूट ये पूरे नेफ्रॉन में रहा, परसिस्ट थ्रू आउट द नेफ्रॉन, और साथ ही साथ कई थोड़ा अमाउंट थ्रेशोल्ड से ऊपर यूरिन में भी आ जाता है। सो मोर वाटर इन ट्यूबुलर फ्लूइड इंक्रीज डाइल्यूट यूरिन। तो डायबिटीज़ में क्या हो रहा है? ग्लूकोज ज़्यादा है, प्लाज्मा ग्लूकोज रीनल थ्रेशोल्ड 180 mg/dl से ज़्यादा है, तो वो यूरिन में आने लग जाता है ग्लूकोज, विच इज़ अ नॉन रीअब्जॉर्बेबल सॉल्यूट। तो इट कीप्स वाटर इन ट्यूबुलर ल्यूमन, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो गया, तो इसकी वजह से पॉलीयूरिया हो गया, बहुत यूरिन पास किया, पॉलीडिप्सिया भी हो गया, इसकी वजह से प्यास ज़्यादा लगी। तो ये डायबिटीज़ वाली वीडियो में मैंने बता दिया था, राइट। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से ग्लाइकोसूरिया, इंक्रीज ट्यूबुलर ऑस्मोलैरिटी, लो वाटर रीअब्जॉर्प्शन, लेट डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, तो डाइल्यूट यूरिन और पॉलीडिप्सिया। ये डायबिटीज़ में 3P मैंने बताए थे, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया। तो मैनिटोल बेसिकली जो मैनिटोल को जब इंजेक्ट किया जाता है मेजरमेंट्स वगैरह के लिए, इनफिल्ट्रेट एक्ट्स ऑस्मोटिकली, ये जनरल फिजियो में आ जाता है ना। तो यूरिया लोड, अगर एक्सेस यूरिया है तो भी यही इफेक्ट होगा, और नॉन रीअब्जॉर्बेबल सॉल्यूट्स का भी सेम इफेक्ट होता है। एक्सेस ग्लूकोज इन यूरिन एंड वाटर लॉस हो गया है ना। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट अफेक्ट हो रहे हैं मेनली, लो वाटर रीअब्जॉर्प्शन, हाई यूरिन वॉल्यूम, और डाइल्यूट है तो मतलब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की कम हो चुकी है। रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट, मैनिटोल थेरेपी, ये सब कॉजेज़ हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल और
केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, एसिड बेस बैलेंस। एसिडोसिस का मतलब एसिडिटी, मतलब पीएच का कम होना, किसकी वजह से? बाइकार्बोनेट जो बेसिक वाले आयन्स है वो कम हो गए तो एसिड, जैसे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में, लैक्टिक एसिडोसिस, जब लो एच प्लस एक्रीशन किडनी में प्रॉब्लम है अगर कोई, डायरिया भी बाइकार्बोनेट का लॉस करवा देता है कॉजिंग एसिडोसिस। जैसे कोई भी टॉक्सिन को इंजेस्ट कर दिया जाए जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल वगैरह, तो उससे भी एसिडोसिस हो जाएगा। और कंपनसेशन, एसिडोसिस को ठीक करने के लिए, बेसिकली मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करने के लिए हम रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस करवाएंगे लंग्स के थ्रू। मतलब बाइकार्बोनेट अगर कम है तो लंग्स के थ्रू हम ऐसा करेंगे कि बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़वा दें, तो हाइपर वेंटिलेशन करवाएंगे, तो जिसकी वजह से CO2 एक्सेस वेंटिलेशन में ऑक्सीजन ठीक हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड का बेसिकली पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है। एक तो होता है HAGMA हाई अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और एक नॉर्मल अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एंड लास्ट लो अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसके अलावा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, मतलब इसका ऑपोजिट है, बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो गए तो पीएच हायर लेवल पर चला जाएगा, अल्कलाइन लेवल पर। वॉमिटिंग की वजह से हो सकता है, जैसे ये डायरिया था तो इसका ऑपोजिट वॉमिटिंग। कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एक्सेस में हो, अगर एक्सेस अल्कलाइन सब्सटेंस इनटेक, तो डायूरेटिक्स से बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है किडनी में। मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस है, हाइपर कैपनिया हो रहा है अगर, मतलब पोस्ट हाइपर कैपनिक स्टेट, तो इसमें ठीक ऑपोजिट हाइपो वेंटिलेशन करवाएंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर ताकि बढ़ जाए और ठीक हो जाए। तो हाइपर कैपनिया मतलब एक्सेस CO2 अगर है तो उसके बाद ये एसिडोसिस हो सकता है क्योंकि इसका एसिडिक इफेक्ट होता है। सो अगर वॉल्यूम डिप्लीट कर दी जाए तो एसिडोसिस ठीक हो जाता है। रेनिन एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, एल्डोस्टेरॉन क्योंकि वाटर वगैरह का रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम ठीक से मेंटेन हो जाएगी। तो हाई एनायन गैप में इसके कॉजेज, तो एनायन गैप वैसे तो नॉर्मली जैसे ये वैल्यू है तो एनायंस को ऐड करके ये इक्विवेलेंट ज़्यादा है, इतने डेफिनेशन पर नहीं जाते। एनायन गैप की बेसिकली कोई लिमिट होती है कि इतने नेगेटिवली चार्ज होने चाहिए, उसको इंक्रीज़ होने पर ये कंडीशंस होंगी, वो याद रखना है हमें। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, ये सब। नॉर्मल एनायन गैप है तो डायरिया, ये जो मैंने एग्जांपल्स बताए थे उसी को क्लासिफाई कर रहे हैं बस। लो वाले में लो एनायन गैप तो रेयर होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात हो रही है, ठीक है। ये कैंसर मल्टीपल माइलोमा में देखा जा सकता है। तो एनायन गैप बेसिकली मतलब जो मेजर्ड अनमेजर्ड, ऐसा होता है कि एनायन जो है ना कुछ अनमेजर्ड रह जाते हैं, तो अनमेजर्ड कैटायंस ज़्यादा है अगर अनमेजर्ड एनायंस से, तो लो एनायन गैप है इस वजह से। एसिडोसिस में पीएच कम और बाइकार्बोनेट कम, एल्कलोसिस में उल्टा। ये हो गया मेटाबॉलिक। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स की वजह से पीएच तो कम है और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, हाइपर कैपनिया अगर हो गया तो पोस्ट हाइपर कैपनिक इफेक्ट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। तो अब आ जाते हैं मैच्योरेशन पर। उसके लिए सिस्टोमेट्रोग्राम याद रख सकते हैं, जिसमें अगर बेसिकली यही बताया गया है कि
सर्टेन एक लिमिट होती है, मतलब कुछ वॉइडिंग मतलब रिलीज ऑफ यूरिन, तो कुछ अगर लिमिट तक ब्लैडर भर गया ना, तो देर इज कुछ ऐसा, अगर डिज़ायर टू वॉइड फर्स्ट अर्ज ऑफ यूरिनेशन देन सेकेंड अर्ज ऑफ यूरिनेशन, वैसे अगर 150 ml तक भर जाए, ठीक है, तो इंट्रा वेसिकल प्रेशर ड्यूरिंग वॉइडिंग 80 to 100, एब्डोमिनल प्रेशर अगर मतलब 150 तक हो जाए ना, तो वो लिमिट रीच कर देती है। उससे आगे फिर ना अर्ज ऑफ यूरिनेशन डेवलप हो जाती है। तो पहले तो स्लो फिलिंग होती है ब्लैडर की, फिर धीरे धीरे जब भरता रहता है 300 मैक्सिमम ये लिमिट होती है। वैसे तो 1 लीटर तक बोलते हैं, बट इतना होता नहीं है। तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स ब्लैडर के अंदर हमें पता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो उसकी स्ट्रेच को सेंस कर लेते हैं, मतलब वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज होती रहेगी वो स्ट्रेच होते रहेंगे। तो पेल्विक नर्व और सेक्रल कॉर्ड, वहाँ से एफरेंट इम्पल्सेस आएंगे, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इनहिबिट करेगी और सिंपैथेटिक एक्टिविटी, क्योंकि इमरजेंसी है ना यूरिनेट करना। तो कौन सी मसल्स रिलैक्स हैं? डेट्रूसर मसल अभी तक। तो जब डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या हो जाएगा, मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और यूरिथ्रा का जो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यूरिनेशन हो जाएगी। फर्स्ट डिज़ायर टू वॉइड 150 ml मैंने बता दिया, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर अगर इतना भर जाए 300 से 400 ml तक। व्हेन ब्लैडर फुल होता है जब, एन अप्रोप्रिएट इज प्लेस इज अवेलेबल, तो मैच्योरेशन का रिफ्लेक्स इनिशिएट हो जाता है जब वॉशरूम में जाओ। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी इस टाइम पर कम है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हाई है। डेट्रूसर मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, यूरेथ्रल स्फिंक्टर के स्फिंक्टर रिलैक्स हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। मसल्स भी, पेट से जोर लगता है ना यूरिन करते हुए, तो एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। इंट्रावेसिकुलर प्रेशर भी, मतलब उसके अंदर ही ब्लैडर का ही, यूरिथ्रल प्रेशर, देन इंटरवेसिकुलर प्रेशर, तो यूरिन बाहर निकल जाएगा, वॉइडिंग बोलते हैं उसको। और फिर ये रिफ्लेक्स ख़त्म हो गया जब यूरिन निकल गया, तो स्टोरेज उसके बाद फर्दर जो पानी था वो आगे बढ़ के वो स्टोर होता रहेगा। तो फेजेस, फिलिंग फेज और वॉइडिंग फेज, इस पे ये याद रखना है कौन सी मसल रिलैक्स, स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट है कि रिलैक्स। तो मसल पहले रिलैक्स है जब स्टोरेज फेज है। मैच्योरेशन करने के लिए ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा ना मसल को, कॉन्ट्रैक्शन से ही तो फिर यूरिन निकलेगा। और स्फिंक्टर मतलब ऐसे उसने उसको बंद करके रखा है ब्लैडर को। अब स्फिंक्टर अगर उसको खोल देगा, रिलैक्स कर देगा, तभी तो यूरिन बाहर आ पाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। और मैच्योरेशन के लिए कौन सी एक्टिविटी होती है? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी उस टाइम पे हाई है, क्योंकि ये रिलैक्स वाला रिस्पॉन्स है ना यूरिनेशन वाला, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। मेरा सिंपैथेटिक एक्टिविटी कब है? फिलिंग स्टोरेज फेज में। ड्यूरेशन स्पाइन से रेगुलेटेड है रिफ्लेक्स अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। जैसे पॉन्स और कॉर्टेक्स में भी सेंटर्स हैं, वो इनहिबिट कर सकते हैं, जैसे कई बार यूरिनेट नहीं करना, कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, एंड इनिशिएट वॉइडिंग। अगर इमरजेंसी वाला होता तो यूरिनेट हम ऐसे ही कर देते ना कि कंट्रोल ही ना कर पाते, तो इसलिए पैरासिम्पैथेटिक है। सिंपैथेटिक तो होती है इमरजेंसी वाली, ऐसा थोड़ा होता है कि हम यूरिनेट करना हो तो कहीं पे भी किसी टाइम कहीं कर देंगे। ब्लैडर की कैपेसिटी इतनी होती है 400 to 600 ml। तो रिफ्लेक्स में क्या क्या हुआ? मैच्योरेशन रिफ्लेक्स में ब्लैडर में पहले फिलिंग हुई, तो स्ट्रेच रिफ्लेक्टर्स रिसेप्टर्स ब्लैडर में वो एक्टिवेट हुए। एफरेंट इम्पल्स आई पेल्विक नर्व्स के थ्रू, फिर सैक्रम से कंट्रोल हुआ ये S2 से S4 से। इफरेंट इम्पल्सेस वाया पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड सोमैटिक नर्व्स। पैरासिम्पैथेटिक ने डेट्रूसर मसल जो थी अंदर की ब्लैडर के, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाया। सिंपैथेटिक में स्फिंक्टर का रिलैक्स हुआ। सोमैटिक मतलब पुडेंडल नर्व जो बॉडी के अंदर का है, वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को रिलैक्स किया उसने।
तो फिर मेच्योरेशन पॉसिबल हो पाएगा. सो दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर. थैंक यू.